बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमाद सनान। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद नाज़रीन सियासी सरगर्मियों में भी तेज़ी आ गई है। सियासी जमातें अपने मंशूर को मजबूत करने के लिए डट गई हैं। जहाँ एक तरफ पूरे मुल्क में अब बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है। सियासी जमातें चाह रही हैं कि वो अपने मैंडेट को लेकर आगे आएँ, अपने स्टांस को मज़ीद मजबूत करें, अवामी एतमाद को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें। वहीं MQM पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो सिंध में अपने पंजे गाड़ने के लिए तैयार हैं और कराची के हालात को बदलने की भी बात कर रहे हैं। अगर कराची में होने वाले जलसे का अहवाल आपको बताएं तो MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने बड़े दावे किए और बड़ी आला तकरीर की। उन्हीं तकारीर पर मबनी आज का हमारा सवाल भी होगा और हम जानेंगे कि जिस तरह से MQM पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि अब वो कराची के हालात बदल सकते हैं, कराची के सारे मसाइल का हल MQM पाकिस्तान के पास है। अगर मुस्तफ़ा कमाल की बात की जाए तो वो कहते हैं कि कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज MQM पाकिस्तान के पास है। MQM पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल आज भी हल कर सकती है। दूसरी जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि कराची में ज़बरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया, शहर कायद में जमहूरियत की आड़ में आमरीत कायम हुई। अगर बात करें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तो इसी जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि आइन ना हमारी हिफाजत कर सका, ना पाकिस्तान और ना ही जमहूरियत की। हम इक़्तिदार में आकर कराची और आइन की हिफाजत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दावा कर दिया और कहते हैं कि हुक्मरानों ईवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। ज़रा इस बयान पर मबनी अपने मेहमानों की जानिब सवाल थ्रो करते हैं, उनसे जानते हैं ये जो बड़े बड़े दावे MQM पाकिस्तान के रहनुमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कराची के हालात ठीक कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ MQM पाकिस्तान के पास है, तो कोई ये कह रहा है कि सिंध के हुक्मरानों ईवान खाली कर दो, कराची को संभालने वाले आ गए हैं, कराची को संभालने के जो वारिस हैं, असल मुल्क के वारिस वो आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद मुल्क के असल वारिस आएंगे और सिंध में MQM पाकिस्तान एक मरतबा फिर से पंजे गाड़ने में कामयाब हो पाएगी? क्या सिंध में MQM का वज़ीर आला होने का इम्कान है? देखते हैं हमारे मेहमान इस हवाले से क्या राय रखते हैं। तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे दो और गेस्ट। आरिफ चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से MQM पाकिस्तान ये दावे करती हुई दिखाई दे रही है, क्या आने वाले वक्त में सिंध में वज़ीर आला जो है वो MQM का हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो दावा करने वाले हैं ना, इनको चूंकि किसी का खौफ नहीं है और इन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है, एक सिर्फ यही नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो बिल्कुल लोगों के जो उनका जहन है और लोगों की याददाश्त है उसके साथ खेलने की पूरी कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि आज का दौर ऐसा दौर नहीं है कि जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने संभाल के ना रखी हो। पहले तो सिर्फ तुम्हारी याद होती थी लोगों को, अब तो क्या चैनल सारे के सारे खोल के दिखा देते हैं कि जनाब ये आपने दावा किया था और ये आपकी इनका भी एक वीलॉग करो पाकिस्तानी सियासत। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि MQM जो है पाकिस्तान के इस इतने बड़े खैर कुछ नहीं दिया, बल्कि उससे उसका हुस्न दे दिया, उससे उसकी नाइयाँ छीन ली। और उसके अंदर जो मेट्रोपॉलिटन की एक खूबी होती है, खूबसूरती होती है कि पूरा मुल्क जो है उसकी हिफाजत इख्तियार से करता है कि वो आपका आइकॉनिक सिंबल होता है कि पूरी दुनिया जो है वो उसी हवाले से, लोग आते थे तो कराची के हवाले से आते थे। कराची जो है वो बिजनेस की भी हब है हर लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान के इस शहर को जिस तरह रौदा गया अपने पाँव के नीचे और जिस तरह कत्लो गारत गरी की गई और जिस तरह यहाँ बिल्कुल दिन दिहाड़े सब कुछ हुआ और जिस तरह लूटा गया और जिस तरह लोग बाहर बैठे यहाँ भत्ते वसूल कर रहे थे, मैं नहीं समझता कि किसी को वो बात भूली हो। और उसके बाद यानी आपस में जो इनकी जो सिलसिला चल रहा है एक दूसरा का वार, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबको पता है कि MQM जो है कोई हकीकी है, कोई जाली है, कोई असली है, कोई कुछ है। लेकिन ये अब फिर सबसे बड़ी बात यह कि किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। इंतहाई जाली बातें और ऐसी बातें। सर, ये जिस तरह आप बात करें ना कि किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ सियासी जमातों के पास सिर्फ इल्ज़ाम तराशी होती है। कोई एक जमात पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरी जमात उठ के दूसरी जमात को या पहली जमात को जो है वो मूरद इल्ज़ाम ठहराती है। इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात करें
تو آپ کو لگتا ہے کراچی میں جو ہے وہ حالات کے ذمہ دار صرف پیپلز پارٹی یا MQM پاکستان ہے، یا دیگر بھی کچھ عناصر جو ملوث ہو سکتے ہیں؟ سر مختصر کیجیے گا بات۔ وہ عناصر جو اصل میں ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں تو ہم بات کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے MQM بنائی تھی اور جس نے یہ شہر جو تھا ان کے سپرد کیا تھا، اس کو تو اب کون پوچھے گا؟ اب تو خدا ہی پوچھے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کا شعر میں آپ کو عرض کر دوں باتوں کے بارے میں ہے کہ اونا گلا فائدہ جنہ خیال بچار نچوڑی کوئی نہیں، خوہ پانی کی رڑنا جدے آسے پاسے روڑ ہی کوئی نہیں، سچی اکھ نالے بندیاں دی اج لوڑ ہی کوئی نہیں، سچی ہوندی سندھ پریندی جدی نیند موڑ ہی کوئی نہیں، کہ سچی اکھ نالے بندیاں دی اج لوڑ ہی کوئی نہیں، کی کرتا ہے لا لگوٹی بڑھ جائیے پھر غارہ۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ عوام جو ہے اگر ان کے ہاتھ میں یہ دے دیا جائے سلسلہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا ہے اور اپنے حساب سے انہوں نے سب کے حساب انہوں نے چکانے ہیں اور اپنی آزاد مرضی سے انتخاب کا موقع دیا جائے تو یقین مانے دن کے وقت تارے سب کو نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا اور آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ اسارانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسار صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اور جس طرح سے MQM پاکستان کے رہنماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے بلند و باند باقتے سامنے آ رہی ہیں۔ سر اس کا کوئی رزلٹ بھی آئے گا کیا؟ 2018 میں اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہیں، یا عملی طور پہ بھی کچھ کر پائے گی MQM پاکستان؟ دیکھیں، آپ تو بچی ہیں، ہم نے کسی دور میں دیکھا تھا کہ پنجابی فلموں کا ایک کریکٹر آیا تھا مظہر شاہ، اور مظہر شاہ کی خوبی یہ تھی کہ اس کی بڑک بہت مشہور تھی، صحیح، اور وہ کہتا تھا اوے میں ٹبر کھا جاؤں گا، ڈکار نہیں ماروں گا۔ تو یہ پھوکی بڑکیں ہم نے پنجاب میں تو سنی تھی، لیکن میں ایک عرصے سے MQM کی پھوکی بڑکیں سنتا آ رہا ہوں، اور دیکھیں MQM کے DNA میں اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ یہ مفاد پرستوں کا وہ ٹولہ ہے جو ہمیشہ پہلے ہی انہوں نے سندھ کے اندر بدماشی کے سر پہ وہ جو بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، وہ ان کے MQM کے رہنما مصطفیٰ کیا نام ہے ان کا، جو مصطفیٰ کمال، انہوں نے کہا تھا کہ ہم شریف کیا ہوئے، سارا شہر ہی بدماش ہو گیا۔ یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہم کسی وقت میں بہت بڑے بدماش تھے، اور اب وہ بدماش سے شریف ہوئے تو وہ شریف اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کے اندر جینیٹک چینج آ گئی تھی، ان کو چھتر اتنے پڑے تھے کہ ان کے بعد ان کے پاس شرافت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، ملک سے باہر بھاگ گئے، پھر وہ معافی تلافی کر کے واپس آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM از اے گون کیس۔ ہاں، جو مہربان ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ PTI سندھ میں اور کراچی میں اپنی جو اس کے عوام کی اکثریت اور ووٹ کی طاقت سے اپنا پیر جما سکے، اس کو آؤٹ کرنے کے لیے وقتی طور پہ MQM کو ذرا پش کر دیں گے، ان کو آگے لے آئیں گے، لیکن یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جو مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ادروائز یہ ایک دوسرے کے لیے جو الزامات لگاتے رہے ماضی میں، قائم خانی کے خلاف یہ مصطفیٰ صاحب جو لگاتے رہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے بھتہ خوری، چائنا کٹنگ، پھر ٹارگٹ کلنگ، پرچی مافیا، واٹر مافیا، یہ سارے مافیاز ہیں جو چھپ کے بیٹھ گئے۔ انفارچونیٹلی مجھے بتائیں، تاریخ کے اندر اگر آپ کھنگالیں تو بہت کم ایسے واقعے ملتے ہیں کہ کسی گروہ نے صرف وہ لینے کے لیے، بھتہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کو چاروں طرف سے بند کر کے آگ لگا دی، اور اس میں تو 350-400 لوگ شہید ہو گئے۔ آج تک ان میں سے ایک بندے کو سزا نہیں مل سکی۔ یہ نظام اتنا بانجھ ہے، یہ قانون اتنا بانجھ ہے، یہ قانون اور آئین اتنا بانجھ ہے کہ یہ کسی تگڑے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اصل وارث ہیں اور ہم ایوان کو سنبھالنے آ رہے ہیں۔ وارث تو وہ کہہ سکتے، پتہ نہیں ڈرامہ وارث والے کہہ رہے ہیں جو امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا تھا، تو اگر وہ وارث ہوتے تو اپنے کراچی کو ہی سنبھال لیتے۔ اگر وہ اتنے ہی وارث ہوتے تو پچھلے 40 سال 45 سال ضیاء الحق نے جب سے کلاشن کوف، ہیروئن، لوڈ شیڈنگ، MQM، افغان مہاجرین جیسے تحفے دیے، تو اس کے بعد سے یہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج تک کراچی کے اندر پانی مافیا کا حل نہیں نکال سکے۔ کچرا کنڈی بنا دیا انہوں نے عروس البلاد کو، دنیا کے خوبصورت شہر کو انہوں نے کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے دنیا کے خوبصورت ترین شہر کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے
बेड़ा गर्क कर दिया। बजा फरमाया सर आपने, और अब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आके इस ब्रेन ट्यूमर का इलाज करेंगे, जिसको वो ब्रेन ट्यूमर अनाउंस करें। लेकिन हम पब्लिक पोल को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्या इस बार सिंध में MQM का वज़ीर आला होने का इम्कान है? देखते हैं कि पब्लिक को क्या लगता है। 25% को ऐसा लगता है कि चांसेस हैं कि इस बार सिंध में MQM का वज़ीर आला आ सकता है, जबकि 75% इस बात की नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब, और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद पर शहबाज शरीफ समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जब दीगर रहनुमाओं के साथ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू हुई और आने वाले इलेक्शन को डिस्कस किया गया, तो बहुत सारी बातें सामने आई, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हम मुल्क को जो है इक़्तिदार में आने के बाद एशियन टाइगर बनाएंगे। कभी वो बात करते हैं कि हम मौशी हब बनाएंगे, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए जो काम नहीं कर सके थे वहीं से स्टार्ट लेंगे और वहीं से मईशत का पहिया चलाएंगे, जो तरक्की जहां से रुकी हुई थी वहीं से शुरू करेंगे। ये बातें जो मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें या दीगर जमातों की बात करें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन की डेट करीब है और तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू हो रही हैं, सब अपना स्टांस देने के लिए, अपना मंशूर सेट करने के लिए, अपना मैंडेट आवाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है, कोशिशें भी करें, लेकिन जितने बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, क्या अमली तौर पर ऐसा कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? इशारा ना साहब आपसे ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये जिस तरह से अभी हम नवाज शरीफ साहब की बात करें, तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका था, आने वाला इक़्तिदार अगर हमारा हुआ तो उसको वहीं से जारी रखेंगे और पाकिस्तान को माशी टाइगर बनाएंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब, क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर नवाज शरीफ साहब ये ख्वाब पूरा कर पाएंगे? मैंने आपको एक शेर सुनाता हूँ, उम्मीद है कि आपको शेर व शायरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पसंद आती हो। और वो कहते हैं, कितने सादा हो तुम, कितने सादा हो तुम, चाल एक ही रखते हो, कितने सादा हैं हम, हर बार यकीन करते हैं। क्या बात। तो भाई वो सादा हैं, वो कह सकते हैं एक शख्स जो 1941 से लेके 2023 तक वो और उसका भाई एक मुल्क के 7 बार वजीर आला रहे हों, जो 60% आबादी है, और वो दोनों भाई 4 बार वजीर आज़म रहे हों पाकिस्तान के, ठीक है ना, वो उसके बाद कहेंगे हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। और पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान के फैसला साजों के ऊपर सब क्या कह सकता हूँ सर, इतना यकीन क्यों है उनको कि हम इक़्तिदार में आएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे? मैं आवाज करूँ, वो एक शेर है ना मीर साहब का कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अगर हमने उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेनी है जिससे ये सियासत, रियासत, मईशत तबाह हुई। 1990 में पाकिस्तान इंडिया जो था वो डिफॉल्ट के करीब चला गया था। फिर नरसिम्हा राव की हुकूमत आई, इधर हमारे मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले और पैदाइशी लाडले हैं। 1981 से इनको इस्टेब्लिशमेंट बार बार लाती है, बार बार इस्तेमाल करती है, बार बार फिर उतारती है, फिर फेंक देती है, फिर ले आती है, और इन्हें लेके आए। और इंडिया जो डिफॉल्ट में था, आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, और पाकिस्तान जो उस वक्त उसका रुपया और इंडिया के 2 रुपए बराबर थे, आज पाकिस्तान का आलम ये है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि दिसंबर में हमने जो 20 अरब डॉलर देने वो कहाँ से देंगे। ठीक है, हमारे पास है ही नहीं, हमने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 13.5 अरब है जो हमने लोगों से मांग के आपको वापस करने। क्या आरिफ चौधरी साहब, अब नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बात करें, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, मईशत का पहिया एक मरतबा फिर से चलाएंगे, तरक्की का सफ़र जहां से रुका था वहीं से उसका आगाज़ करेंगे, सर आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर पाएंगे? वो इतना पुरुमीद हैं? बेसिकली आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि ऐसा क्यों लगता है तयक्कुन के साथ नवाज शरीफ साहब को कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और दूसरा उन तवक्कुआत की बात है, जो उन वादों की बात है जो वो कर रहे हैं, और पुराने ख्वाबों की बात है जो वो लोगों को सुना रहे हैं कि क्या वो ऐसा कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं उनके इस यकीन की बात करता हूँ। बुनियादी तौर पर इस यकीन की वजह पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ
तय करके सारे मामला उन्हें लेके आई है, और उसके बाद अदालती निज़ाम जिस तरह बिल्कुल बेकार हो गया, और हमें नजर आ रहा है ऐसा कभी हमने नहीं देखा था और कभी सुना नहीं था। बहुत कुछ अपनी अदालतों के बारे में देखते थे, सुनते थे, लेकिन इस तरह की तकसीम और इस तरह के फैसले और इस तरह के अदालत में बैठ के इस तरह के कमेंट्स और यानी इंतकाम लेना लोगों से, अपने दुश्मनों से, ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। तो इसलिए वो बिल्कुल पूरे यकीन के साथ है, उन्हें पता है कि चूंकि एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो वापस आए हैं, तो उन्हें तो वो जो कह रहे हैं, जहां जहां वो किसी को अगर कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़ा होता है नौजवान वकील, उसको उठा लिया जाए, उसको मारा जाता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है। जहां जहां जिसको वो चाहते हैं वहां औरतों के साथ तशद्दुद किया जाता है, घरों में हमले किए जाते हैं। तो इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि ये सारे का सारा निजाम इतना बेबस है, और लोग बिल्कुल बेचारे बेबस है कि जिस तरह ये चाहेंगे उसी तरह होगा, और क्योंकि उन्होंने कह दिया, हमेशा वो उनके कहने से आता है, तो ये तो उन्हें यकीन की बात है। दूसरी बात जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या वो कर पाएंगे, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें डेवलपमेंट उनके दौर अदवार में हुई है, सड़कें भी बनी हैं और कई जगह यानी डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट जो है वो ना होते तो तब भी होनी थी। अच्छा सर, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि अगर वो ना होते तब भी ये डेवलपमेंट होती। एक सेकंड, जी सर, फरमाइए सर, फरमाइए। क्योंकि डेवलपमेंट के साथ अगर हिस्सादारी ना हो, यानी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के करीब अगर पहुंचा है, तो इस डेवलपमेंट में उस हिस्से की वजह से पहुंचा है जो हिस्सा यानी अमूमी तौर पर ज्यादा लिया गया है, कि पाकिस्तान को बहुत कम मिला है, और इस तरह के प्रोजेक्ट किए गए हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हिम्मत से बाहर थे, और उन प्रोजेक्ट्स को करने की बुनियादी वजह ये थी कि उसमें सीधा सीधा बड़ी आसानी के साथ पैसा आ सकता था। अभी आप जो हिसाब है, इनके पास पैसा आना और पाकिस्तान की मैशत के पास पैसा होना, ताकत होना, इसका अगर मवाजना कर ले और इनके असानों को गिन ले, तो उसमें यही जिम्मेदार बनते हैं पाकिस्तान की बर्बादी के। और अवाम जो है, आखिरी मामले में आपके सवाल के जवाब में अर्ज करूं कि अवाम जो है वो बुनियादी तौर पर तय करती है कि उन्होंने इन्हें वोट नहीं देने, और यही वजह है कि जबरदस्ती उन्हें जल्सों में मिलाया जाता है और उन्हें मारा भी जाता है, और उनसे कोशिश ये कर रहा है कि शायद इस तरह तासुर देख के जिसको पसंद करते हैं तो हमने आने नहीं। सर, ये बड़ी अहम बात आप करें, हम इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब तो लोग नहीं मान रहे ये बात। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला गुल साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। साथ ही नवाज शरीफ साहब की जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तरक्की का सफ़र जहां से रुका था वहीं से उसका आगाज़ करेंगे। वो पुरुमीद हैं कि इस बार इक़्तिदार में वो आकर तरक्की का काम करेंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कोई एक रुपए का भी मुझे शक नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। यकीनन तरक्की का सफर जो है वहीं से शुरू होगा, लेकिन मुल्क की तरक्की का नहीं, उनके ज़ात की, उनके ख़ानदान की, उनके कारोबार की, उनकी एम्पायर की तरक्की वहीं से शुरू होगी जहां से सफर रुका था। और तमाम मुकदमात कुछ ख़त्म हो गए हैं, कुछ मज़ीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बस वो मेहरबानी होनी चाहिए। बाकी जो है चौधरी साहब ने जैसे बात की है, मैं तो बिल्कुल इत्तफाक राय रखता हूँ। ले आए ना, इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, फिर क्या नतीजा निकला? फिर जो नतीजा निकला उसका जो अरूज था वो हमने 9 मई को देखा। अब अगर नवाज शरीफ साहब को लाएंगे तो गुजरांवाला को भूलना नहीं चाहिए। हमें वो तमाम बातें जो माजी में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक कही थी, जिसमें चंद एक मैं आपके गोश गुजार करा देता हूँ। सबसे पहले कि जी कारगिल जो था वो जो है वो पाकिस्तान फौज ने भारत की पीठ में छुरा खोपा था जनाब, तो ये उनका पैगाम था। उसके बाद उन्होंने जो है वो क्या कुछ नहीं किया वो आपके सामने है। तो ये जो मतलब बातें हैं ये कोई, और वो जो 123 रुकनी वफ्द जो भारत का आया, जो वहां मिलने आया था इनकी शादी के ऊपर, उस दिन कायदे आजम की बरसी थी, लेकिन कायदे आजम की वहां जो है वो उसको नहीं मनाया गया। नवाज शरीफ साहब की सालगिरह को मनाया गया। सालगिरह, हाँ, नवाज शरीफ साहब की सालगिरह को मनाया गया बगैर वीजे के। रॉ का चीफ उसमें शामिल था। वो 123-24 लोग जो थे वो रायविंड आए,
बगैर इतला आए, ये कौन थे, मतलब वो किस तरह हुआ, वो देखिए ना आप ये सारी बातें। और आते ही फिर ये कहना कि जी हम भारत के साथ जो है वो पड़ोस के साथ दोस्ती रखेंगे। भाई पड़ोस के साथ दोस्ती बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पड़ोसी के साथ जिसने अभी हालिया अपनी असेंबली के इफ्तिताह के ऊपर अखंड भारत के नक्शे में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया, जो कहता है कि मकबूजा कश्मीर के साथ साथ जो आजाद कश्मीर है वो भी हमारा है, तो बाकायदा अजीत डोवल ने नक्शा नहीं पेश किया था। तो ये जो अभी अगर ऐसा कोई एडवेंचर होने वाला है तो इसका नतायज दूसरे निकलेंगे। लेकिन बहरहाल मैं एक बात इससे तंज से हट के ये कहूंगा कि ये मुझे मालूम है कि मामलात जो पाकिस्तान में जिसको दिखाया जाता है वो आता नहीं है। अभी हालिया आपके सामने शेरवानी सिल गई थी और इशाक डार साहब ने भी हामी भर दी थी, और हद यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक अच्छे बच्चे की तरह बाकायदा कह दिया कि जनाब जो मेरी क़यादत फैसला करेगी मुझे उसके ऊपर एतराज नहीं होगा, तो वो भी तैयार थे, लेकिन बन गए काकर साहब। तो हमने तो ये देखा है कि यहाँ दिखाई सजी जाती है और मारी खपी जाती है। चलिए सर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला वक्त भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जरा इस हवाले से हम पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर नवाज शरीफ मुल्क को एशियन टाइगर बना सकेंगे? सिर्फ 25% को ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे, जबकि 75% इस बात को नहीं मान रहे। नाज़रीन एक ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। 6 नवंबर हमें याद दिलाता है यौम शहदाए जम्मू कश्मीर की। ज़रा इस दिन की सिग्निफिकेंस पर अगर हम बात करें, इसकी अहमियत को उजागर करें और तारीख़ के झरोकों से कुछ बातें सामने लाएं, तो नवंबर 1947 में जम्मू के इलाके में डोगरा हुक्मरान हरी सिंह की फ़ौज की क़यादत में हजूम और नीम फ़ौजी दस्तों ने हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया। 2 माह तक जारी रहने वाली हलाकतों की सही तादाद तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो एक तखमीना लगाया गया है वो 20,000 से लेकर 2,37,000 तक है, और तकरीबन 50 लाख लोग सरहद पार से नकल मकानी करने पर मजबूर नए पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हिस्से में हैं। यकीनन ये दिन जो है उसकी याद ताज़ा करना आज हम सब के लिए ज़रूरी है, जब हम इजहार यकजहती करते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से। और जब भी हम बात करते हैं, जब भी इन डेट्स की सिग्निफिकेंस भी बात करते हैं, तो यकीनन हमारा अज़्म एक मरतबा फिर से ताज़ा हो जाता है कि हम इज़हार यकजहती तो करें, लेकिन हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ भी बुलंद करें। साराना साहब, अब जब बात आती है, चाहे मसला कश्मीर की बात करें या मसला फ़लस्तीन की बात करें, यकीनन ये मुसलमानों के 2 अहम हल तलब मसाइल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इसमें बड़ा अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद में आने का मकसद क्या समझते हैं? मुसलमान ममालिक के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, या उनके मसाइल हल करने के बजाय गैर मुस्लिम ममालिक के लोगों के हुकूक बहाल करना है? देखिए, ये बहुत वैसे तो आसान है कि मैं कहूँ कि हाँ जी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस तरह कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि क्या हमने मुसलमान उम्मा का भी मुंह देखा? क्या हमने देखा कि उनका किरदार क्या है? आज पूरी दुनिया में, कल बरतानिया में तारीख के बड़े जलूस, कल अमेरिका वाशिंगटन डीसी के अंदर इतने बड़े जुलूस निकले जिनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, वही थे दोनों, यहूदी और ईसाइयों ने मिलकर निकाला। लंदन में भी यहूदियों और ईसाइयों ने मिलकर निकाला। दुनिया के कोने कोने में लाखों लोग बाहर निकले। पाकिस्तान में कितने लोग निकले? पाकिस्तान में कितने एहतजाज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया? क्यों किया गया? फलस्तीन की बात कर रहे थे ना। जी जी। तो अब पूरी दुनिया जहां पे यहूद, अब अमेरिका को हम कहते हैं वो इसराइलियों का दुश्मन है, इस अमेरिका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, फलस्तीन के हक में एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। बरतानिया में बरतानवी वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में अगर कोई मुजाहिदा करे आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते, लाठीचार्ज कर लेते। ये दो चेहरे क्यों है हमारे? हम अक़वाम मुत्तहिदा को किस मुंह से कहें कि जी तू हम बुरा कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा तो पहुंचा रहा है सामान भी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तो सलामती कौंसिल में करारदाद भी पेश हो गई। मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब क्या कर रहा है? बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं?
हम सऊदी अरब की को अपना रूहानी बाप, अपना बड़ा भाई तस्लीम करते हैं। हमारा रूहानी बड़ा भाई जो है वो अंदर खाते अभी भी इसराइल को एयर स्पेस दे रहे हैं। हमारा रूहानी बड़ा भाई जो है वो अभी भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम रखे हुए, जबकि दुनिया के कई मुल्कों ने सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। ऐसा ही है सर, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आपकी जाने बातें फिर दोबारा इसार राना साहब की जाने जाएंगे। ज़रा ओआईसी के किरदार पे भी नज़र डाल देते हैं, चाहे मसला फ़लस्तीन की बात हो या मसला कश्मीर की बात करें। तो ओआईसी के जब हम किरदार की बात करते हैं या इक़दामात उठाने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि इन मामलात पे ओआईसी को कोई पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए या अमली तौर पे कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हम भी सेटिस्फाई हो सकें कि ये तनाज़ीम अगर बनाई गई है तो इसका कोई किरदार भी है? देखिए, हमें समझ आ जानी चाहिए थी अब तक। राना साहब ने बड़ी बुनियादी बात की है। आज फिर हमारे जो आइडियोलॉग्स हैं ना, तकरीरें करने वाले, गुफ्तगू करने वाले, फिर वो नील के साहिल से लेकर ता बका के काशगर, एक वो मुस्लिम हरम की पास पानी के लिए नील के साहिल से लेकर, किसी को कभी शर्म भी नहीं आई इस मामले में कि ये जो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हमें क्या सोचते हैं हमारे बारे में, या मसला कश्मीर के बारे में वो क्या सोचते हैं, या फ़लस्तीन के बारे में उनका रवैया क्या है, कभी किसी के ज़हन में ना आई है, ना किसी ने रोका है। आज आप जिस जगह हम बैठे पाकिस्तान में, यहाँ आज आपने एक मैंने तकरीर सुनी इरफान सिद्दीकी साहब की नज़म की, और वो तकरीर नज़म के अंदाज में तकरीर थी। उन्होंने कहा कि भाई फ़लस्तीनी बच्चों को, माओं को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मजलूमों को मुखातिब करके उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा भाई हम माज़रत खा है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें डॉलर चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें ये चाहिए। देखिए, इससे पहले पिछले प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत बात हमारे नौजवानों के रहनुमा कर रहे थे कि ये जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ सिंसियरिटी कहाँ है? कश्मीर के मसले पे हम कब बुनियादी तौर पर अंदर से हम इस मामले में आगे हैं कि और कमिटेड है कि जी कश्मीर का मसला हमने हल करना है। जब हम उनके वो दज्जाल और उनके जितने जंदाल हैं, अगर उनके साथ हम कारोबार करते हैं, हमारी फैक्ट्रियों में सारे के सारे वो लोग काम करते हैं, इंडिया और इसराइल एक है और हम इंडिया के साथ एक हैं, इसराइल के साथ भी हमने अंदर खाने की बड़ी कोशिश की, उन्हें तस्लीम कराने की। आपका आर्मी चीफ साहब का जो था उसके बारे में भी ये कहा गया कि उन्होंने पूरी कोशिश की, अहमद मीर ने अपने प्रोग्राम में कहा, बाकी लोगों ने कहा। बात यह है कि ये सारे का सारा सिलसिला एक ड्रामे का नाम है और वो ड्रामा ये है कि लिफ्ट सर्विस की जाए मुसलमानों को। हमारी इन गुफ्तगुओं से वो मजलूम और महकूम मजबूर लोग जो हैं, मासूम बच्चे जो कत्ल हो रहे हैं, जिन पे वहाँ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनमें इंसानियत है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कोई बात हो जाए, देखें मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मजहबी लोग यानी एहतजाज करते हैं कि अगर वहाँ कोई तौहीन होती है, लेकिन यार उसके मानने वाले, उस नबी के मानने वाले लोग जब मर रहे हैं, उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, तो उस वक्त हमारी गैरत कहाँ जाती है? उस वक्त हम अपनी हुकूमत को क्यों नहीं पकड़ते? और ये हुकूमत जो है, ये नवाज शरीफ का तसलसल है, यानी आज हुकूमत नवाज शरीफ की कायम है। 16 महीने भी पहले नवाज शरीफ की कायम थी और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है उसका रवैया आप देख लें। और फलस्तीनियों के बारे में सिर्फ एक यानी यूं समझिए आई वाश दिखाने के लिए कि लोग जो है चूंकि वोट इस बुनियाद पे देते हैं तो लोग नाराज ना हो जाए, वरना हमारी कोई सिंसियरिटी नहीं है। और उस मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर भी बिल्कुल एक ख्याली तसव्वुर है। अमली तौर पर कोई मुस्लिम उम्मा इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। हर एक के अपने मुफादात हैं और वो उन मुफादात के हवाले से आप देखिए, आपके यहाँ आता है सऊदी अरब का फरमान रवा, यानी उनका सेक्रेटरी कमान, और वो थोड़े सी आपको पैसे दे के चला जाता है। और असद कहाँ वो जाते हैं? इंडिया में जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? इंडिया के साथ। इस वजह से कि इंडिया के हीरो उनके हीरो हैं। आप हैरान होंगे कि यूएई के तकरीबन सारे शयूख जो है, मैं यूएई में रहा हूँ, मैंने देखा है कि तकरीबन सारे शयूख जो हैं उनके सेक्रेटरी जो हैं वो सारे इंडियन हैं। तो आप वो हर जगह वो लोग जो है वो इंडिया के साथ है।
تو اس طرح ہم خوابوں میں ख्यालों में मौजूद हैं ना। हमें आज तक हमें आज़ादी नहीं दी गई कि हम अपनी मर्जी से अपनी कोई ऐसी हुकूमत, नुमाइंदा हुकूमत मुंतखब कर सके जिसे हम भी पसंद करते हो और दुनिया भी पसंद करती हो, और हम उसके पीछे हों खड़े और उन्हें कहें कि आओ इन कश्मीर के मुसलमानों के लिए उठो, हम आपका साथ देते हैं, हुकूमत हमारी क़यादत कर। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए उठो, हमारी क़यादत करो। हम तो मजबूर है, हमें तो बिल्कुल हर एक की जुबान बंद कर दी गई है अपने ही लोगों के लिए। अच्छा सर, जो आप बात करें, जरा मैं अब्दुल्ला गुल साहब से भी डिस्कस करना चाहूँगी। अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी अहम जानिब जो है इशारा किया आरिफ चौधरी साहब ने कि हम तो मजबूर हैं, लेकिन अगर हम इन मसाइल के हल की जानिब जाते हैं, अगर इन मसाइल के हल की जानिब देखें और मुस्लिम ममालिक यूनाइटेड होके सिर्फ ये कह दें कि मसला कश्मीर भी हल करा जाए फ़ौरन, और साथ ही साथ मसला फ़लस्तीन के लिए भी कोई ना कोई आवाज़ बुलंद की जाए, तो आपको लगता है कि ये दोनों मसाइल हल हो जाएंगे या फिर ये इसी तरह चलते रहेंगे? उमा साहिबा, बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्लिम ममालिक यूनाइटेड है ना, आपको किसने कहा है कि वो यूनाइटेड नहीं है? वो देखिए, वो अमेरिका के साथ यूनाइटेड हैं, डॉलर के साथ यूनाइटेड हैं, इसराइल की जो है खामोशी से पुष्पनाही कर रहे हैं, उसको तस्लीम करने के लिए, सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार थे। वो तो हमास का जो है वो उनकी नजर में, वो तो हमास को कोस रहे हैं कि अच्छा भला बनाए बनाए काम के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया उन्होंने। मसला यहाँ ये है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो फिर आप अभी देखती जाए ना, हम कर तो रहे हैं, आप पता नहीं ऐसे ही परेशान होती हैं। असल में टीवी वालों ने सत्यानाश किया है। हम सियासी उनकी मदद कर रहे हैं, सिफारती कर रहे हैं, इखलाकी कर रहे हैं, हम अमली नहीं करना चाहते भाई। हम अमली डॉलर लेना चाहते हैं, हम मैकडोनल्ड खाना चाहते हैं, हम कोक पेप्सी पीना चाहते हैं, अपने भाइयों को कत्ल कराने में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों के दिल डॉलर के साथ धड़कते हैं और अवाम के फलस्तीन और कश्मीर के साथ धड़कते हैं। भाई सीधी सी बात है, ये बड़े इसार साहब बैठे हैं, आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 19 जुलाई सन 1947 को पाकिस्तान बनने से कबल इल्हाक के पाकिस्तान कश्मीरियों ने सरदार इब्राहिम के घर में किया या नहीं किया? अगर किया तो फिर मुझे बताएं कि 27 अक्टूबर को जब फौजें उतारी गई तो तब वो किसका हिस्सा था? तो ये बात कह देना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा कहां से सही हो गया भाई? ये तो है ही गलत नारा। अब आपको अमली करना पड़ेगा। ये सियासी, सिफारती, इखलाकी ना कश्मीर के अंदर कामयाब हुआ, ना आपका जो है वो फलस्तीन में कामयाब होगा। आपने फलस्तीन पे कमजोरी दिखाई, सेम फॉर्मूला अगर आपको ना लगा कश्मीर में तो आप मेरा नाम तब्दील कर देना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ मैसेकर होने वाला है, और आप देखेंगी कि ये जो बात आपको याद है उमर साहिबा, आपका मेरे कई प्रोग्राम हो चुके हैं। जी जी सर, जब ये हमास ने हमला किया तो मैंने आपको पहले दिन ये बताया था कि बीबी आप देख लेना ये जंग फैल जाएगी और तमाम इस्लामिक मूवमेंट जो है वो ज्वाइन कर लेंगी। आज एंटनी ब्लिंकन वहां जाके क्या कर रहा है? यही बता रहा है। क्या अभी हसन नसरुल्लाह साहब ने क्या बोला? यही बात बोली। ओ भाई, आपको 12 सदी आपने जहाज का नाम लिया, 2 सदी से आप अच्छे बच्चे बन रहे हैं, आप 12 सदी जो है मुआशी तौर पर भी बेहतरीन थे, आप अस्करी तौर पर भी थे, दुनिया के अंदर सबसे अव्वल की कौमों में जाने जाते थे। जब से आपने जो है वो इन लोगों की, अब तो क्रूसेड के साथ जो है वो एक आपकी सेहूनी जंग भी मौजूद है। बिल्कुल सर, आप वजह फरमा रहे हैं। जरा हम इस सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लें कि अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद में आने का मकसद सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक के लोगों के हुकूक को बहाल करना है। 67% को ऐसा ही लगता है, जबकि 33% ऐसा नहीं मानते। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।